देखो लास्ट भी स्टेट अबाउट ड्रग्स मेडिसिन, ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर, हमारी नज़रों में बुक्स में आप देखोगे तो वो आपको लिखा रहता है ऑल ड्रग्स आर मेडिसिन ड्रग्स, लेकिन वो सही बात नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ जाए कि जो ड्रग्स होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में आपको 100 to 500 या 100 to 1000 वाला मिलेगा, तो उसमें दोनों अगर मिल जाएं तो फिर 100 to 500 लोअर कंसंट्रेशन में ही सबसे अच्छा जाएगा, लेकिन इससे लो नहीं। अब आपको एक पंच लाइन पूरे ड्रग्स के चैप्टर में याद करके रखनी है, केमिकल सब्सटेंस विच आर यू ट्रीटमेंट फॉर, ये तो हर जगह लगनी है आपकी, पंच लाइन हो गई आपकी जितनी भी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इसमें हम कल एक पढ़े थे दैट इज एंटीपायरेटिक। देखो हम आपको बता दे रहे हैं ये क्वेश्चन सबसे फास्ट क्रैक होगा आपके पूरे एग्जाम में 2 मिनट में, इतना सिंपल आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। टफ तो है ही नहीं यहाँ पर कुछ भी आपके, हाँ बड़ा लेंदी हो सकता है, जैसे सोप डिटर्जेंट आ जाए या क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप आ जाए तो वो लेंदी हो सकता है। बाकी जहाँ तक चांस है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कहेंगे 2 एंटीपायरेटिक के नेम बता दो, 2 एनाल्जेसिक के नेम बता दो, 2 एंटी डिप्रेसेंट के नेम बता दो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। पूछ लेंगे व्हाट आर आर्टिफिशियल शूटिंग एजेंट, 1-2 आर्टिफिशियल शूटिंग एजेंट के, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना तो 1-2 साल आपको लेंदी क्वेश्चन देखे होंगे। हालांकि पढ़ना हमें तैयारी पूरी करनी है, लेकिन हम आपको बता रहे आपको सबसे ज़्यादा फोकस याद रखना है एग्जाम्पल्स में, बाकी तो डेफिनेशन तो आपको पता ही है। वैसे इतना भी ध्यान रखो लैंग्वेज आपकी जो फीवर का ट्रीटमेंट करती है, जो बॉडी टेम्परेचर को लो करती है, वो क्या एंटीपायरेटिक्स। ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ध्यान रखना एंटीपायरेटिक कैन ऑल्सो एक्ट एज एनाल्जेसिक, ठीक है। तो हमने एनाल्जेसिक लिखवाया था, उसी को हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं शुरू से, ठीक है। जहाँ से आप लोगों का लिखा होगा ठीक है, उसके आगे से लिखते चलना फिर, ठीक है। एनाल्जेसिक ड्रग्स और मेडिसिन, ठीक है। एनाल्जेसिक ड्रग्स और मेडिसिन, ड्रग्स और मेडिसिन में क्या डिफरेंट होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। एनाल्जेसिक ड्रग्स और मेडिसिन, अब इसमें सब कुछ छोड़ के सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ बाद में। पेन किलर, ये हमारी क्या होती है पेन किलर। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज पेन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, जॉइंट पेन, हेडेक, मसल पेन, बॉडी पेन, जो भी होता है आपके बैक पेन, जितने प्रकार भी पेन के लिए यूज की जाती हैं। अब हर एक पेन किलर का कंपोजिशन अलग अलग होगा। अब नर्वस सिस्टम का जो पेन सही कर रही हैं वो अलग होगी। जैसे कि हम बात कर दें जो नर्वस सिस्टम का टेंशन स्ट्रेस होता है उस पेन को जो दूर करती है उनको एक अलग कैटेगरी में रखा है, उनको बोलते हैं ट्रिंक्युलाइजर्स ना, दे आर कॉल्ड ट्रिंक्युलाइजर्स। तो यहाँ पर जनरली हम बॉडी पेन की बात कर लें, जॉइंट पेन की, तो एनाल्जेसिक ड्रग्स होती है पेन किलर। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनका यूज किया जाता है पेन के ट्रीटमेंट पे, वो हमारी क्या कहलाती है एनाल्जेसिक ड्रग्स। एनाल्जेसिक ड्रग्स ऑल आर ऑल्सो नेम्ड एज पेन किलर। क्यों पेन किलर कहते हैं, एट दे प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन। तो हम इसको शुरू से स्टार्टिंग से लिखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा जहाँ से आप लोगों का कल लिख गया हो तो फिर उसके आगे जिसमें रिकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है। तो देखिए द केमिकल सब्सटेंसेस, the chemical substances which are used for the treatment of pain, which are used for the treatment of pain are called एनाल्जेसिक ड्रग्स और एनाल्जेसिक मेडिसिन। अब इसमें जो आपका वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है, जो पेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स। हिंदी में इनका नाम है पीड़ाहारी दर्दनाशक, जिनकी हिंदी है पीड़ाहारी। जब आप लोग पेपर दोगे हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा ना तो ऊपर लिखा होगा पीड़ाहारी दवाइयों के नाम लिखिए, ऐसे आता है। आपके में लिखा रहेगा इंग्लिश में एनाल्जेसिक।
पीड़ाहारी या दर्द निवारक बोलते हैं इनको, दर्दनाशक। तो ऐसे केमिकल, अब मेडिसिन आर केमिकल, ये तो आप जानते हैं ना, मेडिसिन आर द केमिकल। तो ऐसे केमिकल्स, ऐसे मेडिसिन, ऐसी ड्रग्स जिसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ पेन, पेन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स। अब इनका नाम पेन किलर क्यों हुआ, इसी से आया है उनका, एज these drugs or these medicines provide relief from pain, comma, hence also named as painkiller, क्योंकि ये मेडिसिन पेन से, दर्द से हमें राहत पहुंचाती हैं, उन्हीं को, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पेन किलर। अब इसके आगे चलते हैं तो देखिएगा आप लोग। अच्छा, जो एंटीपायरेटिक थी वो क्या थी, एनाल्जेसिक। तो जो एनाल्जेसिक हैं वो कैसी होंगी, एंटीपायरेटिक भी होंगी, ध्यान रखिए। लेकिन सभी एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक नहीं है ना, सभी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, कुछ एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, उल्टा भी बोल सकते हो, कुछ एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक है ना। लिखिए इसमें, सम एनाल्जेसिक्स drugs also have, some analgesics drugs also have antipyretic action, और इसमें अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एस्पिरिन, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इज कॉल्ड एस्पिरिन, एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो, ठीक है। देखिए, अब ये जो एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है नॉन नार्कोटिक और एक होती है नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक में सबसे बड़ा फर्क क्या है, नार्कोटिक जो होंगी वो हैबिचुअल बनाती हैं, आपको एडिक्शन को इंड्यूस करती हैं वो, मतलब अगर आप इन ड्रग्स को लंबे समय तक लेते हो तो फिर आप इनके आदी हो जाओगे, आपकी बॉडी इनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने लगेगी। मतलब जब आप ये ले रहे हो तो आपको राहत मिल रही है, और फिर आप अगर नहीं ले रहे हो इन्हें तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ सिम्टम्स आएंगे। तो जो ड्रग्स हमें रिलीफ तो पहुंचाती हैं लेकिन इंड्यूस करती हैं, हमें हैबिचुअल बनाती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स ले आती हैं जो जिसके हम आदी हो जाते हैं, तो इस प्रकार की मेडिसिन को बोलेंगे हम नार्कोटिक्स। और जनरली ये जो नार्कोटिक ड्रग्स बनाई जाती है वो ओपियम के प्लांट से बनाई जाती हैं, अफीम के प्लांट से बनाई जाती हैं, जनरली ओपियम पॉपी कहा जाता है, अफीम के जो लीव्स होती हैं उनसे बनाई जाती हैं इनको। जैसे इसमें आप लोगों ने नाम जरूर सुने होंगे कहीं ना कहीं, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ये वेल नोन ड्रग्स हैं, बैन तक हैं, लेकिन WHO के द्वारा लिमिटेड क्वांटिटी में बहुत क्रिटिकल डिसीज हो तो उस समय इनका यूज करने की आज्ञा भी दी गई है कि आप क्रिटिकल, लेकिन हर जगह नहीं मिल सकती है, नॉर्मल कंडीशन में तो आपको मिलेगी, मेडिकल में मिलेगी नहीं है, कहीं भी अलाउ नहीं हो सकती आपको। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेंटली एजिटेटेड है, पागल खाने की बात कर लें हम, जो साइको हॉस्पिटल्स होते हैं आपके, बहुत मेंटली एजिटेटेड है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, बहुत वायलेंट है, तो उस समय यही तरीका हो सकता है, या तो उसकी मेंटल एजिटेशन को बंद करे या फिर उसको स्लीप आ जाए, तो इंड्यूस करने से। अब कोई चीज़ किसी को स्लीप के लिए इंड्यूस कर रही तो नॉर्मल फंक्शन तो नहीं कर रही होगी ना, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही होगी बॉडी के अंदर, नहीं तो हमें कोई नींद ले आए, इतनी ताकत, मतलब हमारे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल कर रही है आपको। तो आप 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, महीने बार, जब तक इलाज चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हैबिचुअल बन गए
तो फिर ये रहेगा कि आपको ये हो सकता है कि नींद तभी आए जब आप उनको लो। इलाज तक तो ठीक है हैबिचुअल। इसके सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ में हम देख लें, लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं आपकी, इसके हैबिचुअल बन जाते हैं, जो वहाँ से मेडिसिन से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हम आपको हैबिचुअल के पता। हम भी एक छोटे मोटे लाइफ में देख लें तो हम भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ के हैबिचुअल है। अच्छी आदतों के हैबिचुअल है तो उससे हम बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे, परफॉर्म करें। बुरी आदतों के हैबिचुअल है तो वो फिर दिक्कत है आपके लिए। जैसे कुछ लोगों को चाय पीने की, हालांकि चाय उतनी खराब, चाय भी अच्छी चीज़ नहीं है, आपको पता हो। शक्कर जो शुगर है वो टॉक्सिक है बॉडी के लिए, का डाइजेस्ट ना हो, इसीलिए लोग कहते हैं कि शक्कर से अच्छी है कि गुड़ की चाय पी लो, गुड़ आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन पीते हैं, हमारा सिस्टम उसको कर लेता है, इंसुलिन दी हुई है भगवान ने तो डाइजेस्ट कर जाता है, लेकिन जो नहीं कर पाता वो नहीं ले सकती। तो इनकी जो एनाल्जेसिक ड्रग्स है वो पेन किलर भी हैं आपकी, सॉरी जो पेन किलर ड्रग्स हैं वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को भी लो करती है। मतलब इनकी एनाल्जेसिक एक्शन के साथ कौन सी एक्शन है, एंटी पायरेटिक एक्शन है। अब ये दो प्रकार की होती है, एक होती है जो एडिक्शन इंड्यूस करती हैं, नार्कोटिक्स, जनरली ओपियम प्लांट से आती हैं, और दूसरी जो होती हैं जो सिर्फ रिलीफ पहुंचाती हैं लेकिन आपको एडिक्टिव नहीं बनाती, उनकी आपको लत नहीं लगेगी, तो वो कहलाती है नॉन नार्कोटिक्स। लिखिए दी, हाँ वो नहीं बेटा, वो नहीं, तो वो तो देखो स्लीपिंग पिल्स, देखो अनकॉन्शियसनेस और नींद में बहुत बड़ा फर्क है। स्लीप का मतलब ये होता है कि एक अभी नींद में है, इसको उठाया जा सकता है। अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अब उसे उठाया नहीं जा सकता पर्टिकुलर टाइम और पीरियड के। तो स्लीपिंग पिल से अगर स्लीप आ रही तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्लीपिंग पिल से अगर अनकॉन्शियसनेस आ रही है तो ये फिर खतरनाक है। किसके, डेथ तक हो सकती है, इवन डेथ तक हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं होती है आपके फार्म में। क्या इफेक्ट करेगा ओवरडोज? कौन सी मतलब ओवरडोज? तो नींद पे इफेक्ट करेगा ना, कि बहुत फास्ट नींद आ जाएगी और हो सकता है कि बेहोशी आ जाए, अनकॉन्शियसनेस आ जाए, कोमा में भी जा सकता है, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस कोई भी हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। दी ड्रग्स आर ऑफ टू टाइप्स, लाइन चेंज करके लिखिए, दीज ड्रग्स आर ऑफ टू टाइप्स, दी ड्रग्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की होती है। तो फर्स्ट लिखिए नॉन नार्कोटिक्स, नॉन नार्कोटिक्स अच्छी हैं लेकिन इनका एक्शन जो होता है वो स्लो होता है। आवर या डे ले सकते हैं, या हाफ ऑफ द डे ले सकती हैं, या 2 से 3 घंटे ले सकती हैं, है ना। अच्छा हम बताएं आपको, जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनका एक्शन और लेट होता है। वो तो कहो, हम दिन की बात ना कहें, महीनों में असर दिखाएं आपका, तो उनका एक्शन और स्लो होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी उनका साइड इफेक्ट उनका 0% है। अब जो है हमारी कीमोथेरेपी होती है, जितने भी केमिकल्स के साथ थेरेपी होती है, ये उनसे तो बहुत फास्ट है। आवर में, डे में, हाफ ऑफ द डे में एक्शन अपना चालू कर देती हैं नॉन नार्कोटिक, लेकिन जो विद इन अ मिनट कर देती हैं वो है आपकी नार्कोटिक। लेकिन नार्कोटिक के बहुत ख़राब साइड इफेक्ट हैं। तो जो सबसे अच्छी ड्रग्स मानी जाती है वो नॉन नार्कोटिक ही मानी जाती है, लेकिन फिर भी इनका एक्शन स्लो माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी समय ले लेती है, घंटे 2 घंटे। अब कोई बहुत मेंटली एजिटेटेड है, उसको हमने दवाई खिला दी, अब इंतजार कर रहे कि ये सोए, घंटा 2 घंटा नहीं, सीधे इंजेक्शन लगा 1 मिनट के अंदर सो जाएगा वो, या फिर उसको पिल्स दी जाएगी। जनरली उनको गोली खिलाना बहुत मुश्किल होता है, तो सीधे मस्कुलर उनको इंजेक्शन दिया जाता है मसल्स के अंदर, सीधे स्किन के अंदर, तो वो फिर सीधे नींद में जाते हैं। तो दी ड्रग्स आर 2 टाइप्स नॉन नार्कोटिक्स। तो लिखिए इसमें नॉन नार्कोटिक्स में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इंड्यूज एडिक्शन, नहीं नॉन नार्कोटिक्स है ना, तो एडिक्शन इंड्यूज नहीं करेंगी। डू नॉट इंड्यूज एडिक्शन, लत को नहीं करती हैं, एडिक्शन को इंड्यूज नहीं करती हैं। तो पहला बात आपको ये ध्यान रखना है, डू नॉट इंड्यूज एडिक्शन, हैव
स्लो एक्शन टूवर्ड्स पेन, टूवर्ड्स पेन। स्लो एक्शन है इनका, आवर्स या 2 आवर्स या हाफ ऑफ द डे और फुल डे भी ले सकती हैं आपका ये करने में। डू नॉट इंड्यूज एडिक्शन, हैव स्लो एक्शन टूवर्ड्स पेन। ठीक है, वेरी beneficial beneficial to provide relief from pain। इससे ज़्यादा बेनिफिशियल देखो, हम बेनिफिशियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके साइड इफेक्ट बहुत कम है। फास्ट एक्शन तो नार्कोटिक्स का है लेकिन उनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये बेनिफिशियल इस टर्म्स में है कि आयुर्वेदिक थोड़ा टाइम ले लेती है, हालांकि हम सबसे बेस्ट उन्हीं को मानते हैं। नार्कोटिक्स तुरंत एक्शन करती है लेकिन बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है उसके, और ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनके जो साइड इफेक्ट होते हैं बहुत माइनर होते हैं, वो अवॉइड हो जाते हैं, हमारी बॉडी उसको झेल लेती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। हैव स्लो एक्शन टूवर्ड्स पेन, यही एक इनकी थोड़ी सी बुराई है, थोड़ा स्लो एक्शन करती है लेकिन चल जाता है, उतना भी क्या है। वेरी बेनिफिशियल है टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन। अब इनके एग्जाम्पल्स देखो, अगर आपके एग्जाम में आ गया कि मान लो 5 ड्रग्स आई, हेलो, देखो आपके एग्जाम में आ गई 5 ड्रग्स आ गई, तो या तो ड्रग्स के नाम आएंगे, फिर अब आप मान लो कि 5 आ गई और आपको सबके बारे में लिखने के लिए कहा, तो आपको फिर इतना ज़्यादा लिखनी नहीं। एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन, पेन किलर, सीधे 2 टाइप नार्कोटिक्स उसके एग्जाम्पल, नॉन नार्कोटिक्स उसके एग्जाम्पल। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि ये बड़ा क्वेश्चन है, 5 टॉपिक पूछे जाएंगे, इसके 99% चांस है कि 5 टॉपिक पूछे जाएंगे इसमें से। तो नार्कोटिक्स के एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, नॉन नार्कोटिक्स के एग्जाम्पल क्या है, ये वे वही हैं जो आपकी एंटीपायरेटिक होती हैं, है ना। तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके एस्पिरिन, नाम जरूर याद कर लेने हैं, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, फिनेसिटिन, इबुप्रोफिन, नेप्रोक्जिन, एटसेट्रा। ठीक है, तो अब आपको नाम जरूर याद कर लेने इसके, 2 नाम तो कम से कम याद करनी है, ध्यान रखिएगा। एस्पिरिन, पैरासीटामोल, फिनेसिटिन और इबुप्रोफिन आपके, आप अपने हिसाब से आइब्यूप्रोफिन बोल सकते हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन इबुप्रोफिन, नेप्रोक्जिन, ये आपके। अब एक बात सुनो आप लोग, अभी आपकी और आगे मेडिसिन आने वाली हैं, हम बहुत उसमें डायग्राम बना देंगे लेकिन आपको डायग्राम किसी की याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ से हम कहेंगे कि पैरासीटामोल और एस्पिरिन का याद कर लो। जैसे आगे जाके डिटॉल जो आप एंटीसेप्टिक है उसका भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो कुछ के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बाकी के अवॉइड करने पड़ेंगे। तो इनके हम फॉर्मूले बना लेते हैं, बन जाएंगे आप लोगों से, कल बनाए थे हमने, है ना। तो एस्पिरिन का देखते हैं सबसे पहले, दिस इज एस्पिरिन। केमिकल नेम पता है, 2 पे क्या लगा है, एसिटॉक्सी ग्रुप, 2 एसिटॉक्सी, आवाज नहीं प्लीज, बेंजोइक एसिड। तो सजेस्ट करेंगे हम कि इसको आप याद कर लो, एस्पिरिन का फॉर्मूला। और किस रिएक्शन से बना सकते हैं हम, कोल्ब सिमेट, कोल्ब सिमेट से हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, सैलिसिलिक एसिड तक,
और फिर वहाँ से इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा देंगे तो ये बन जाएगा। फिर देखिए पैरासीटामोल, दिस इज पैरासीटामोल। इसका नाम है पैरा या 4 एसिटामाइडो, 4 एसिटामाइडोफिनॉल, 4 एसिटामाइडोफिनॉल, 4 एसिटामाइडोफिनॉल या पैरा। देखो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, CH3 डबल बॉन्ड O COH। ये क्या है, एसिटिक एसिड, और ये क्या है, एसिटामाइड। वही लगा, वही ग्रुप लगा यहाँ पर, 4 एसिटामाइडोफिनॉल। ठीक है, फिनेसिटिन का भी बना देते हैं, लेकिन आप बिल्कुल इसमें ना भी याद करें तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, भविष्य में भी आपको इनके डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं, ओनली एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट। अगर आप C2H5 ग्रुप लगा दोगे H की जगह तो दैट इज फिनेसिटिन। इसको बोल सकते हो 4 एसिटामाइडो। बताओ बाकी क्या बचा, पूर्वी 4 एसिटामाइडो, बाकी क्या बचा, हाँ बाहर 4 एसिटामाइडो, बाकी क्या बचा, फेनिटोल। एथिल फेनिल ईथर क्या कहलाता है, फेनिटोल। तो 4 एसिटामाइडो फेनिटोल, या क्या बोल सकते हो 4 एसिटामाइडो 1 इथॉक्सी, ए में 1 इथॉक्सी बेंजीन, ऐसे भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी नॉन नार्कोटिक। बाकी के फॉर्मूले कोई ज़रूरत नहीं है, इनमें से भी इन दो के याद कर लें, पैरासीटामोल के और एस्पिरिन के। डालिए नेक्स्ट नहीं, इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, एक बार डायग्राम ना भी हो याद तब भी चल जाएगा, हालांकि एस्पिरिन और पैरासीटामोल का याद कर लीजिएगा, लेकिन ये बातें याद होनी चाहिए जो लिखवा रहे हैं। देखिए केमिस्ट्री में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ डायग्राम का कम इंपॉर्टेंस है, एग्जाम्पल का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, एस्पिरिन के बारे में हम खास बात लिख रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। एस्पिरिन के बारे में खास बात, तो ठीक है ना, पहली खास बात क्या है, aspirin also have aspirin and paracetamol, aspirin and paracetamol, aspirin and paracetamol, aspirin and paracetamol also have कौन सा एक्शन, एंटी पायरेटिक एक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली बात ये। हम आपको एक बहुत काम की चीज़ बता रहे हैं जो आपकी डेली लाइफ में भी काम आएगी। आप जानते हैं हार्ट अटैक से कोई व्यक्ति बच रहा है या उसकी डेथ हो रही है, जो ये उस समय के घर वालों के या उसके स्वयं के रिस्पॉन्स पे डिपेंड है। बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करता है, पहले ही से उसके अंदर ब्लड कोगुलेट हो चुका है, पंप नहीं हो रहा, और पैनिक क्रिएट करेगा तो और तेज़ी से अटैक आएगा, तो डेथ भी हो सकती है। एक समझ लो कि ऐसा स्विच है जो ऑन ऑफ दोनों हो सकता है। हो सकता है कि आदमी हार्ट अटैक से बच जाए और 100 साल तक जिए, और हो सकता है कि उसी समय उसकी डेथ भी हो जाए। एक स्विच है, उस समय बच गया तो बच गया नहीं। अब मान लो किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को बहुत धीमे धीमे आता है, पहले उसके हाथ झंझनाते हैं, फिर उसको कपकपी होती है, फिर यहाँ पेन होता है, किसी को बहुत तेज आता है यहाँ पर। तो उस समय सबसे पहले जब उसको हार्ट अटैक आ रहा है तो उस समय
प्राइमरी प्रिवेंशन जरूरी है देना उसे, उस समय वो बच जाए प्राइमरी प्रिवेंशन। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। आप जीभ के नीचे कुछ रख दो, तो जीभ के नीचे रखने से क्या होता है, जब जीभ के नीचे आप रखते हो ना तो उसका ध्यान अपनी ब्रीथ पे आ जाता है, और जब ब्रीथ पे उस पर ध्यान अपने आप ध्यान आता है ब्रीथ, आप अपनी जीभ लगा के देखो नीचे की तरफ, आपका ध्यान अपनी तरफ ब्रीथ की तरफ, तो जब वो उसका ध्यान ब्रीथ की तरफ आएगा तो उसका नर्वस सिस्टम नॉर्मली बिहेव करेगा, तो हार्ट अटैक से बच सकता है। दूसरी, मार्केट में बहुत सस्ती पिल्स मिलती है इसकी हार्ट अटैक प्रिवेंशन की, वाइट वाइट कलर की छोटी छोटी सी आती हैं, लेकिन वो ऐसे दी नहीं जाती, वो मेडिकल सलाह से ही दी जाती है। वो बहुत जादुई टेबलेट्स हैं, उसको आप रख दो, तुरंत वो हार्ट अटैक से बच जाएगा। वो इतनी फास्ट डिजॉल्व होती हैं और आपके हार्ट में जाके जो ब्लड क्लॉट हो चुका है उसकी डेंसिटी को वो कम कर देती है, उसको कंसर्न, तो वो फ्लो करने लगता है। दूसरा, तीसरी चीज़, अगर आपके पास एस्प्रिन है तो इससे भी हार्ट अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये एक ऐसी ड्रग्स है जो क्लोटिंग हुए ब्लड को एंटी क्लोटिंग कर देती है, एंटी ब्लड क्लोटिंग। तो एस्प्रिन एक ऐसी ड्रग्स है जिसका एनाल्जेसिक एक्शन है, एंटीपायरेटिक एक्शन है, और साथ में ये हार्ट अटैक को भी क्या कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है। तो एस्प्रिन के बारे में दूसरी खास बात है। ड्यू टू एंटी ब्लड क्लोटिंग, एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन, एस्पिरिन also used to prevent हार्ट अटैक। हार्ट पे जो अटैक हुआ है दैट इज हार्ट अटैक। अब एस्पिरिन की एक बुराई भी बता देते हैं, दो अच्छाई बताई है हमने। तो ये टॉक्सिक है, हमारे लीवर के लिए टॉक्सिक है। अगर आप एम्प्टी स्टोमक इसको लेते हो तो ये स्टमक बर्न, स्टमक में अल्सर क्रिएट कर सकती है, छाले क्रिएट कर सकती है, और बहुत ही हाई पेन होता है। ऐसा होता क्यों है, देख लें हम। ये है हमारी एस्पिरिन, 2 एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, जिससे एस्पिरिन, ये है हमारी एस्पिरिन, ठीक है। मान लीजिए आप इसको बहुत अधिक क्वांटिटी में लेते हो तो ये स्टमक के वाटर के द्वारा ये हाइड्रोलाइज हो जाती है, जो स्टमक में वाटर पड़ा है उसके द्वारा हाइड्रोलाइज हो जाएगी, और यहाँ से निकालेगी CH3CO और यहाँ से निकालेगी H, तो ये क्या बन जाएगा CH3COH, जो कि क्या है, एक एसिड। और यहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका H, तो ये OH, और यहाँ क्या आ जाएगा COH। ये कौन सा एसिड है, सैलिसिलिक एसिड। तो हमारे स्टोमक में क्या ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगेगा, एसिड, तो उसी को बोलते हैं एसिडिटी। उससे हमारी बॉडी में क्या होने लगी, ये एस्पिरिन के कारण एसिडिटी आती है। नॉर्मल तरीके से भी जो बहुत फास्ट फूड खाता है उसको एसिडिटी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो फास्ट फूड होते हैं वो जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं, वो आपके जो बॉडी को इंड्यूस करते हैं एसिडिक नेचर के लिए, जाके वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं होते। ख़राब बात ये है, हमारे शरीर का सिस्टम उनको डाइजेस्ट करने के लिए नहीं है, उसको बहुत खतरनाक, जो मैदा हो गया उतना अच्छा हमारा शरीर के अंदर नहीं है कि हम उस मैदे को डाइजेस्ट कर सकें। तो ये अगर एस्पिरिन आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, खाने के साथ ली तब तो ठीक है, चलो एक बात चल जाएगी, लेकिन अगर एम्प्टी स्टोमक ले ली तो अब उसको अंदर कुछ नहीं मिल रहा, तो वो सीधे जाके वाटर से रिएक्ट करेगी और होगी हाइड्रोलाइड, और ये 2 एसिड प्रोड्यूस कर देगी। एक लिमिटेड क्वांटिटी में है तब तो ठीक है, अगर बहुत अधिक क्वांटिटी में हो गया तो ये खाली पेट सीधे लीवर को अटैक करती है और स्टोमक में अल्सर क्रिएट करती है। तो एस्पिरिन टॉक्सिक भी है, इसलिए इसको एम्प्टी स्टोमक तो लेना ही नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, प्लस बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में और डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, एस्पिरिन इन स्टोमक। Aspirin is also toxic to liver, may becomes cause of ulcer, in stomach.
मे बिकम कॉज ऑफ अल्सर छाले इन स्टोमक। ठीक है भाई, देखो तो बहुत डिटेल में आपको सब चीज़ें बता रहे हैं। तो नारकोटिक्स के बारे में ख़त्म हो गया, अब नॉन नारकोटिक्स के बारे में ख़त्म हो गया हमारा। अब डालिए, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डालिए, नारकोटिक्स मेडिसिन और ड्रग्स। नारकोटिक्स, नारकोटिक्स, ड्रग्स और मेडिसिन्स। तो इसमें सेकंड है, एनाल्जेसिक में सेकंड है नशीली दवाइयाँ। नारकोटिक्स, ड्रग्स स्लैश मेडिसिन्स। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात, इंड्यूज एडिक्शन, एडिक्शन को प्रेरित करती हैं ये। इंड्यूज एडिक्शन। दूसरा पॉइंट, ब्रिंग्स स्लीप, नींद को प्रेरित करती हैं। इवन अनकॉन्शियसनेस, ब्रिंग स्लीप। स्लीप और अनकॉन्शियसनेस में बहुत बड़ा फर्क है। स्लीप वह अवस्था है जिससे आप वापस आ सकते हो बिना टाइम पीरियड के, लेकिन अनकॉन्शियसनेस वह अवस्था है जिससे आप एक टाइम पीरियड के बाद ही वापस आओगे। सर्जरी के समय आपको स्लीप किया जाता है कि अनकॉन्शियसनेस, जो कि तुम्हें सुला दिया और फिर लगाया इंजेक्शन और तुम उठ जाओगे वहीं पर। तो तुम्हें बिल्कुल वो झुन्ने करने का तरीका भी होता है, और एक होता है कि नींद में ही शून्य वगैरह जब वो करते हैं वो ऐसा होता है कि छोटे मोटे, लेकिन बड़ा ऑपरेशन होना था उससे काम। फिर तो तुम्हें सो जाओ बेटा, 2 घंटे बाद जुगियो, जब तक हम सब कुछ करके तुम्हें सिल दे भी वापस। चलिए, इंड्यूज एडिक्शन, ब्रिंग स्लीप, इवन अनकॉन्शियसनेस। ठीक है ना। तो ये दो तो खराब बातें हो गई। एक अच्छी बात क्या है, तुम लोग इस अच्छी बात को ना लेना, है वेरी फास्ट एक्शन, है वेरी फास्ट एक्शन। तो ये अच्छी नहीं है, साइड इफेक्ट ज़्यादा है इसके। है वेरी फास्ट एक्शन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। एग्जाम्पल में मॉर्फिन, एक पॉइंट और लिख लो उसमें, कौन से प्लांट से मिलती हैं? ओपियम, है ना, अफीम के प्लांट से मिलती हैं। ऑब्टेन्ड एंड फॉर्म्ड, ऑब्टेन्ड एंड फॉर्म्ड फ्रॉम ओपियम पॉपी लीव्स, अफीम की पत्ती को बोलते हैं पॉपी प्लांट्स। हो सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह। ऑब्टेन्ड एंड फाउंड फ्रॉम ओपियम पॉपी प्लांट्स। अफीम, आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसके नीचे अपनी हिंदी लिख लो, अफीम, अफीम कहते हैं इसको, अफीम की पत्तियां। एग्जाम्पल है, पत्तियां होती हैं उसकी, लीव्स, फूल भी होते हैं, लेकिन ये जो बनाई जाती है ना मेडिसिन, इससे बनाई जाती है, आपकी फूल से नहीं बनाई जाती है। मॉर्फिन, कोडीन एंड हीरोइन, ये आपकी मेन ड्रग्स हैं। अब इनके आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, इनकी स्ट्रक्चर नहीं याद करनी। हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, है ना, लेकिन बिल्कुल भी
सफिशिएंट नहीं, इनफ है। नाम बस याद कर लो, इनफ है। यहाँ पर हम ऐसे ही स्ट्रक्चर बना देते हैं आपके नोट्स के लिए, क्योंकि इसकी आप देखोगे तो बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर रहती हैं और फिर वो आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर ना बना पाओगे। तो सिर्फ नाम, वहाँ से बस 2 याद कर लेना, एस्पिरिन की एंड पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर। बाकी आपको किसी स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम मॉर्फिन, कोडीन एंड हीरोइन तीनों की स्ट्रक्चर बना देते हैं आपके लिए। एक बार हमारा थोड़ा सा बन जाए फिर आप लोग स्टार्ट करिएगा। क्या हो गया, क्यों बात कर रहे हो? करुणेश नहीं बैठते बन रहा क्या बेटा? नहीं, हमने पूछा है बैठते बन रहा कि नहीं। ठीक है, तुमसे नहीं बन रहा क्या हर्ष? तो आप इससे नहीं बन रहा, पक्का है। तो पक्का है आवेदी है जिससे नहीं बन रहा बैठते, पीछे वालों से। तो विवेक होगा फिर। चलो बनाओ इतना, फिर आगे हम बताते हैं। इतना बनाओ पहले। ये आपका लगभग बन ही गया, इतना बना लो। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। आप अपनी नॉलेज के लिए बना लीजिए, बाकी इनकी स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। तो इसी की डेरिवेटिव्स बनते हैं, दे कॉल कोडीन और हीरोइन। अब अपने लिए ऐसे भी आ सकते हो, मोरफाइन, कोडाइन, हीरोइन, बोलने के हिसाब से मन के। हो गया? तो देखिए इस H के प्लेस पे CH3 कर दीजिए, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोडीन। हमारी स्पीड जितना फास्ट किसी की स्पीड है यहाँ पर, कंप्यूटर से फास्ट बनाया हमने ये चित्र। राज बना सकते हो इतना फास्ट? स्पीड देखो तुम बेटा, स्पीड ऐसे तो हम टीचर बन गए। तो तुम्हें भी एक रबड़ और पेंसिल लेके आने एग्जाम में, एक बार मॉर्फिन बनाने में बैठा के होते ही थे कोडीन हो रहे हैं। आप लिख देना नीचे नोट, हमने बनाए हैं, आप देख लो। नंबर बेटा फिर उसके ऊपर है, उसको अगर दिख गए तुम्हारे चित्र नहीं तो फोटो कॉपी मशीन ले जाइयो, बगल में रख के बना जाइयो। जो ज़्यादातर ड्रग एडिटर रहते हैं उन्हें ज़्यादा ड्रग्स लेने से भूख क्यों नहीं लगती? ज़्यादा ड्रग्स मतलब बस लेते रहते हो, खाना वगैरह नहीं खाते? भूख तो लगती है बेटा, बहुत तेज भूख लगती है। जो ड्रग्स लेते हैं उनको भूख, लेकिन जब वो नशे में होते हैं ना तो उनको खाने आने का मन नहीं करता, भूख तो बहुत तेज लगती है। जो 4 खाता होगा वो उस समय 10 खाएगा। ऐसा क्यों सर? अब ड्रग्स ले ही उसने, ड्रग्स उसका शरीर खा रहा तो वो बाहर से खाना खा रहा। बेटा हम ड्रग्सोलॉजी के साइंटिस्ट हमारा दिन भर इन्हीं से डीलिंग नहीं होती है।
हाँ बिल्कुल याद होता है। तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो एक दिन पागल कुत्ता छोड़ो, एक ड्रग्स जो कोई ड्रग्स है, अगर वो ना भागू तो समझ लीजिए को होश नहीं है, और अगर वो भाग जाए ड्रग्स वाले घर में कितने भी नाटक करे, एक सामने पुलिस वाला खड़ा हो जाए आके, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब उसको इतनी समझ है, कोई भी हो, कितने भी नशे में हो, एक पुलिस वाला आके खड़े हो जाए सामने, वो तुरंत सही होने की एक्टिंग करने लगेगा। मतलब उसको इतनी अकल तो है। सब नाटक। हाँ ये बात अलग होती है कि उस समय एक वो अलग दुनिया में रहते हैं, है ना। अब वो दुनिया का है जो नहीं पता है। तुम कहो तो तुम्हारे लाने हम उस दुनिया में जाएं। ये हो गई हीरोइन। ऐसी ऐसी टल ग्रुप लगा है, CH3 डबल बॉन्ड, ये वाला ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये है हीरोइन। हीरोइन बनाना हो बना लो, हम पहले ही बता चुके हैं, नॉट नीडेड, है ना। इन स्ट्रक्चर को एग्जाम में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज होगा, कोई ज़रूरत, इतना आपको आना ही नहीं है। हम बता रहे हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स आएंगे, एग्जाम्पल्स आएंगे, आपको ड्रग्स के नाम पे से याद होने चाहिए। तो ये फाइनली आपकी एनाल्जेसिक ड्रग्स पूरी तरीके से हर एक वो पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए विद डिटेल, वो हर प्रकार का पॉइंट आपके सामने, आप बस पढ़ लें जाके इसको, और जितनी नॉलेज आपको होनी चाहिए वो हर एक चीज़ आपके इसमें है। क्या एसिटल ग्रुप रैक तो करती है, लेकिन इतना धीरे भी नहीं है, डे लग सकता है। या किस में नहीं, तो एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन तो तुरंत चालू कर देती है वो, मतलब लोग है तुरंत चालू। जो वो पेन किलर की तरह वर्क कर रही है उसमें टाइम लगता है ना। अब ये भी वैसे ही है जो हमने पढ़ा है, समझा है, जाना है, अब इसका प्रैक्टिकल तो हमें भी नहीं है। चलो तुम लोग थोड़ी से वर्क अपनी बॉडी पे वर्क किया करो, है ना, जिससे कम से कम फिट रहो। सबसे पहले रोज़ वर्क किया करो, रोज़। हम इतने बिजी होने के बाद भी रोज़ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करते हैं, रोज़ का है हमारा। आप लोग भी किया करें। क्या होता है, लाइफ जीने का मज़ा तभी आएगा जब बॉडी आपकी फिट है ना। नहीं तो फिर अनफिट हो जाओगे, कितने भी पैसे रहेंगे क्या मतलब। पढ़ लो इसको, फास्ट 2 मिनट याद कर लो। जैसे हम पहले 50-100 बार सूर्य नमस्कार करते थे, लेकिन अभी भी हम 8-10 बार कर लेते हैं विदिन 5 मिनट। पता है हम जो पढ़ रहे हैं वो स्टार्टिंग है। कीमोथेरेपी में भी कई ड्रग्स ऐसी होंगी जो वो फास्ट एक्शन करती होंगी, है ना, हर प्रकार की होती है ना। अल्फा बेटा बहुत कम नॉलेज है, कहाँ मिलती है बताओ, आज लेके अभी तोरे का चाहत क्या बन गया है हमसे, इतने अच्छे सीधे साधे हैं हम। आयुष के मोहल्ले की आयोडेक्स चलो देखो बेटा क्या है ना, हर प्रकार के लोग हैं दुनिया में। कीचड़ में कमल खिलता है ना, तो कीचड़ी में कमल खिलाओ। क्या डरते हैं, और किसी से डरते भी नहीं है वो। चलिए इस सब बातों से छोड़ के इसमें आते हैं। डालिए थर्ड नंबर की मेडिसिन से ट्रैंक्विलाइजर्स। अब इसमें आपको एक वर्ड विच पकड़ लेना है ट्रैंक्विलाइजर्स में, दैट इज टेंशन। टी से ट्रैंक्विलाइजर और टी से टेंशन। अब यहाँ से आप पकड़ गए, जितनी भी आपकी माइंड रिलेटेड डिसीज है उसका जो ट्रीटमेंट करता है, उन मेडिसिन्स को, उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं। तो चलिए लिखते हैं, द केमिकल सब्सटेंसेस, द केमिकल substances which are used। अब आपको जितनी भी मेंटल डिसीज, इवन डिसऑर्डर,
जितने भी आपको मेंटल डिसीज हैं या जितने भी डिसऑर्डर के नाम पता है मेंटली, ये सब लिख दो यहाँ पर, ठीक है। द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ which are used for the treatment of tension, stress, fatigue। अच्छा, पहली बार सुना बेटा नाम, इसलिए हंसी आ गई। द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टेंशन, स्ट्रेस, फटीग, माइल्ड एंजाइटी, आवाज नहीं, एंजाइटी एंड many other mental diseases the chemical substances which are used for the treatment of tension, stress, fatigue, mild anxiety and many other mental diseases are called tranquilizers, और psychotherapeutic ड्रग्स और मेडिसिन्स। और साइको मतलब जो दिमाग से कुछ ना कुछ हो, पागल से ले सकते हो आप, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस भी होता है तो भी हो जाता है। साइकोथेरेपी से मतलब इलाज, जो माइंड से थोड़ा सा डिस्टर्ब है उसका इलाज करना। साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स और साइकोथेराप्यूटिक द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टेंशन, स्ट्रेस, फटीग, माइल्ड एंजाइटी एंड मेनी अदर सेवरल मेंटल डिसीजेज आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स और साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स। सबका बता रहे बेटा एक एक करके। साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स, साइको। सबसे पहले टेंशन और स्ट्रेस में फर्क बताऊं मैं। टेंशन, स्ट्रेस। टेंशन मतलब चिंता, बिल्कुल सही है। काम के द्वारा अगर सर दर्द हो रहा है तो वो स्ट्रेस, और किसी चीज़ के कारण अगर आप किसी चीज़ को बार बार थिंक कर रहे हैं उससे आपका अगर माइंड पेन कर रहा है तो दैट इज टेंशन। स्ट्रेस खराब नहीं है, टेंशन खराब चीज़ है। स्ट्रेस कोई भी खराब, स्ट्रेस से आदमी निखर के भी आता है कई बार, है ना। और टेंशन से जनरली आदमी डिप्रेस हो जाता है, वो खराब चीज़ है। तो स्ट्रेस तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन टेंशन एक अलग ही चीज़ है। बिना फालतू के ही किसी चीज़ के बारे में सोचना, या फिर किसी ने कुछ कह दिया उसके बारे में सोचना, या भविष्य पिछला हमसे कुछ हो गया उसको बार बार सोचना। देखो हम आपको एक लाइफ का बहुत अच्छा फंडा बताएं, कभी भी अब सबसे पहले आप लोग क्या हो ना, अपने आप को माफ़ नहीं करते हो। सबसे पहले अपने आप को माफ़ करना सीखो, तो आपको टेंशन कभी नहीं होगी। आपसे कोई गलती अगर हो गई लाइफ में तो अपने आप को माफ़ किया करो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को माफ़ नहीं करोगे दूसरे को भी माफ़ नहीं कर सकते। और एक बात ध्यान रखना कि आप इंसान हो तो गलतियाँ होंगी ही। तो अपने आप को माफ़ तुरंत कर दिया और भगवान से उसके लिए मैं माफ़ी मांग ली, आप देखना आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो अपने आप को माफ़ करना सीखो, तो उससे टेंशन कभी नहीं होगी आपको। जो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते किसी गलती के कारण, वो टेंशन में फंसते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले सीख ले। स्ट्रेस कोई बुराई चीज़ नहीं है। मान लो हम सुबह से रात तक लिख रहे तो ऑटोमेटिक हमारा माइंड पेन करने लगेगा, तो वो स्ट्रेस है। नींद आ जाएगी तो वो सही हो जाएगा हमारा। फटीग मतलब होता है थकावट, ठीक है ना। जो थकावट होता है उसको बोलते हैं फटीग। और माइल्ड को आप मान लो, इसको हम कह, थकावट का ही रूप है। जो आलस सा आता है उसको आप बोल सकते हो माइल्ड, ठीक है ना, लेकिन थकावट का ही रूप है। एंजाइटी, इरिटेशन, किसी जी में चलाना, चिड़चिड़ाना, एंजाइटी, उत्तेजना होना, है ना, तो उसको बोल सकते हो आप एंजाइटी। और बहुत सारी मेंटल डिसीजेज है, जैसे हाइपरटेंशन, हाइपर स्ट्रेस,
डिप्रेशन, बिकम सम एजिटेशन, सम पर्सन बिकम्स वायलेंट, बहुत सारी मेंटल डिसीजेज हैं। उनके लिए हम जिन ड्रग्स का यूज करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रैंक्विलाइजर्स। तो आप टी से एक बार पकड़ लोगे टेंशन, तो फिर आप ये सब चीज़ें लिख दोगे। बाकी पंच लाइन देखो, शुरू से लेके लास्ट तक की लास्ट की लाइन सेम होती है, बीच की आपकी थोड़ी डिफरेंट है जो आपको याद करनी है ना, एक लाती हैं आप। अब एक देखिए, इन ड्रग्स का यूज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि हम अगर बात करें वायलेंट पर्सन है उसको कंट्रोल करना है, तो उस प्रकार की ड्रग्स को बोलते हैं सेडेटिव्स। और कोई अगर हाइपर टेंशन में है, डिप्रेशन के पहले की स्टेज कह सकते हो, उसको कंट्रोल करना है, या उसका मोरल जो उसके अंदर की विल पावर चली गई है उस समय उसको बूस्ट करना है, तो उनको बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। और हम आपको कल भी बता चुके थे, बड़ा आसान है इससे निकलना, 10-15 दिन के अंदर आदमी बाहर आ सकता है। उसको बस घर परिवार से बहुत सारा प्यार चाहिए, प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए उसको। नोराड्रेनालाइन एक आपके शरीर में कह सकते हैं एक केमिकल होता है, अगर इसका सिग्नल लो हो जाता है तो ऑटोमेटिक एक उदासी सी आती है, तो उसी में तो इसके सिग्नल को वापस से एक्टिव किया जाता है। तो इसमें अब थोड़ा सा नीचे लिखेंगे हम, फिर आगे और आपको बताते हैं क्या क्या है इसमें। तो लिखेंगे दीज ड्रग्स या आप मेडिसिन भी ले सकते हो। दी ड्रग्स आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट समझते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट कोई चीज़ जिससे मिलके बनी, वो उसके क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट। दी ड्रग्स आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स, sedatives, and anti-depressant ड्रग्स या मेडिसिन्स। These drugs are important constituent of sleeping pills, sedatives and antidepressant ड्रग्स और मेडिसिन। तो ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स है स्पीसीज ऑफ ड्रग्स कह सकते हो आप। स्पीसीज वर्ड हमने इसलिए यूज किया है कि इनके अलग अलग केमिकल अलग अलग जगह, स्लीपिंग पिल्स के लिए जिसको नींद नहीं आ रही है उसके लिए, कोई बहुत ज़्यादा वायलेंट है। एक्चुअली में स्लीपिंग पिल्स और जो सेडेटिव्स होते हैं इनको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। जो वायलेंट पर्सन होता है उसकी इरिटेशन को, एंजाइटी को कम करने के लिए जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सेडेटिव, और सेडेटिव्स का ये एक पार्ट है आपकी स्लीपिंग पिल्स, ठीक है ना। और एंटी डिप्रेसेंट तो इसके बारे में धीरे धीरे करके लिखते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए सेडेटिव्स। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं सेडेटिव्स, या फिर हिप्नोटिक्स भी ले सकते हो इनको। ठीक है, तो सबसे पहले ये ड्रग्स क्या करती हैं, इंड्यूस स्लीप को इंड्यूस करती है पहली चीज़, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये स्लीप को इंड्यूस करती है ना। एक्चुअली में स्लीपिंग पिल्स इसी के अंतर्गत आती है, सेडेटिव्स के अंतर्गत आती है, एंड हिप्नोटिक्स। इंड्यूस स्लीप used for the treatment of patient
patient who is mentally agitated. जो दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, जिसके अंदर बहुत गुस्सा भरी गई, जो बहुत उत्तेजना से है, उसके लिए की जाती है मेंटली एजिटेटेड। Who is mentally agitated? Induced sleep used for the treatment of patient who is mentally agitated। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स लिखिए। एग्जाम्पल्स जरूर याद करने हैं। इसमें हिप्नोटिक्स का मतलब ही क्या होता है? इंड्यूस स्लीप, जो स्लीप को इंड्यूस करती है हिप्नोटिक्स। बताओ एक और केमिकल का नाम बताओ जो स्लीप को इंड्यूस करता है। रुको दीदी, उन्नति, क्लोरीटोन। क्लोरीटोन पढ़ चुके हैं, कैसे बनता है उन्नति, और बता दो। क्लोरोफॉर्म प्लस उसी में नाम है क्लोरीटोन, एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन से बनती है ना। तो इसके एग्जाम्पल लिखो। इसके एग्जाम्पल में है आपके सेडेटिव्स में बारबीट्यूरिक एसिड, बारबीट्यूरिक एसिड। बाहर नहीं बेटा, घर जमीन ही पे है, नहीं उड़ रहा हो, आसान ना हो, है ना। बारबीट्यूरिक एसिड and their derivatives इसका मतलब क्या हुआ? in their derivatives, जो इससे मिलके बनी है। in their derivatives like, आप डायरेक्ट सबके, आप बीच की लाइन छोड़ सकते हो, सीधे लिख सकते हो बारबीट्यूरिक एसिड और ये जो नाम लिख रहे हैं लाइक वेरोनल, ल्यूमिनल, एंड ल्यूमिनल, सेकोनल, एंड नहीं करना ना, सेकोनल, हाँ कल हुआ एंड, वेरोनल एंड सेकोनल, ठीक है। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल में फर्स्ट हो गया ये। इसी के एग्जाम्पल में सेडेटिव्स का एग्जाम्पल है वेलियम, एंड इक्वेनिल। अब आपको कम से कम दो तो याद होनी चाहिए। आप यहाँ से याद कर लो बारबीट, आप इस बीच की लाइन पूरी छोड़ सकते हो, आप सीधे याद कर सकते हो बारबीट्यूरिक एसिड, वेरोनल, ल्यूमिनल, सेकोनल, वेलियम, इक्वेनिल। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप्स की हुई सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स। अब सेकंड टाइप्स की लिखो, एंटी डिप्रेसेंट। तो आपको हम पहले बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद करना। सेकेंड टाइप्स है एंटी ट्रिक्विलाइजर्स का सेकेंड टाइप्स है एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स स्लैश मेडिसिन्स। देखो आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। बहुत आपको डिटेल में समझा रहे हैं, जितनी हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण पता है,
नॉरेड्रेनालाइन एक हमारे शरीर मस्तिष्क में केमिकल है जिसके लो लेवल से उदासी आती है। उसके लो लेवल को बिल्कुल बड़ी आसानी से हमने अपनी आंखों के सामने देखा है ना कि बहुत डाउन, ऐसा लगता था कि बिल्कुल उदास, उसका चेहरा ही देखो तो आप ऐसा काला सा पड़ गया था, आंखें बिल्कुल गहरी गहरी। और वो 15 दिन में बिल्कुल सही हो गया और बिल्कुल पहले से ज़्यादा एनर्जी के साथ है। तो उस समय भले ही कैसा लगता हो लेकिन बड़ी आसानी से थोड़ा सा परिवार का साथ और मेडिसिन तो बड़ी आसानी से सही हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए पहले सबसे पहली लाइन में हमें लिखना है कंट्रोल लो लेवल ऑफ नॉरेड्रेनालाइन which is responsible for depression। ठीक है, ये सबसे इस केमिकल को याद रखो आप, नॉरेड्रेनालाइन है ना। नीचे की लाइन में लिखिए प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम हाइपर, बहुत ज़्यादा, और हाइपर ना हो तुम, हाइपर टेंशन एंड हाइपर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन, दोनों से ही ये आता है। इसके एग्जाम्पल तो देखो, एक एग्जाम्पल तो आप वहीं से याद कर सकते हो जो हमने वहाँ पर लिखवाया सेडेटिव्स में, इक्विनिल, वो वहाँ भी वर्क करती है और यहाँ भी वर्क करती है। और दूसरा एक और याद करनी है आपको, इप्रोनियाजिड। तो इन नाम याद करने हैं बिल्कुल अच्छे से। और ये आपकी ये ट्रैंक्विलाइजर्स पूरी तरीके से एंड होती है। अब हम इनके स्ट्रक्चर और बना देते हैं, फिर आपकी छुट्टी करते हैं। लेकिन आपको स्ट्रक्चर्स किसी का याद करने की, यहाँ से किसी का याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इप्रोनियाजिड, आप पूरा फोकस सिर्फ मेडिसिन के नाम, वहाँ से बस पैरासीटामोल और एस्पिरिन का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम जितने भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसी की भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कभी फुर्सत हो तो कर लीजिए। अभी एग्जाम्पल पे पूरा फोकस देना, स्ट्रक्चर तो कभी नहीं पूछे जाते ना, है ही नहीं। तो हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, कुछ, सबके तो नहीं है संभव, कुछ के बना देते हैं। तो देखिए इक्विनिल का स्ट्रक्चर देखिए, बड़ी आसानी से आप भी सीख लोगे, मैं आपको तरीका बता रहे हैं। ऐसे आपको कर लेना है, ऐसे, ठीक है जी। फिर आपको यहाँ पर करना है OC⋯ONO और सेम इस साइड कर देना है OC⋯ONO। तो ये बन गई आपकी इक्विनिल। देखो नाइट्रोजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस, ए वाला कार्बन बैलेंस नहीं है तो हाइड्रोजन लगा दो 2, यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3। दिस इज इक्विनिल, बना लीजिए फास्ट। इक्विनिल अरे बड़ा सिंपल है, ऐसे एक कार्बन लिया, उसके चारों ओर कार्बन का जाल बिछा दो, ऐसे ही बता रहे हैं, आपको सीखनी नहीं है। फिर बस OCONH2, इस साइड भी OCONH2, ये बन गई आपकी इक्विनिल। अब बनाते हैं बारबिट्यूरिक एसिड, ठीक है, फिर उसके डेरिवेटिव्स भी बनाते हैं। तो बारबिट्यूरिक एसिड में आपको क्या करना है, 1O3 पे डबल बॉन्ड O लगाना है, ऐसे, और फिर यहाँ पर
और यहाँ पर लगाना है NH ऐसे। दिस इज बारबिट्यूरिक एसिड। बनाइए बारबिट्यूरिक। हाँ करूँ नहीं बेटा, तो हमारे पीछे क्या करते रहते हो? नहीं वापस ले रहे थे प्रैक्टिकल। तो तुम्हें थोड़ी देर बाद नहीं दे सकते थे, इतनी जल्दबाजी? स्कूल नहीं आना इसलिए। किसको? उधर ड्रेस आज लगा कि प्रैक्टिकल है तो इसीलिए पहन तो के। लेट कहाँ हुए, अभी तो पहुँच जाओगे। नहीं तो हमें लगा था आज प्रैक्टिकल इसीलिए पहन के। आज नहीं है? तुम कह नहीं है? नहीं है इसीलिए नहीं आया। कर लो प्रैक्टिकल, पे हमें भी सिखा देना। चलो जल्दी से, ये हो गया बारबिट्यूरिक एसिड। बनाओ स्पीड से। बारबिट्यूरिक एसिड पे यहाँ पर इस पोजीशन पे बारबिट्यूरिक एसिड जिसका बन गया उसके लिए लिख रहे हैं हम। इस पोजीशन पे C2H5 C2H5 लगा दो, इसी के डेरिवेटिव्स है ना ये। C2H5 C2H5 लगा दो। हाँ दूसरा बेटा बनानी पड़ेगा। तुम क्या चाहती है हम भी दोबारा बनाए? अगर हमें आराम मिल रहा हो तो मिल जान दो। दिस इज वेरोनल। हाँ इसको बना लो बेटा, फिर चले जाओ, मैं छोड़ ही रहे। वेरोनल। और इसके बाद एक जगह C6H5 और एक जगह C2H5 कर दोगे तो बन जाएगा ल्यूमिनल। अच्छे से बनाओ। कैसे बना रहे हो तुम? बना रहे थोड़ी टेढ़ा हूँ। अभी से हम याद करने के लिए दे देंगे भाई। कैसे बनाना पड़ेगा, हमें कैसे नहीं करना है तो फिर राइटिंग में ऐसे ही। बाहर को दिया बात ही ऐसी बोल रहे थे। रिकॉर्ड है वो रहा। C6H5 और C2H5 तो ये बन जाएगा ल्यूमिनल। हाँ क्या बेटा? नहीं रिंग कहीं नहीं है, बैलेंस है ना बेटा, सब कुछ बैलेंस। चेक कर लो जो भी तुम्हें लग रहा हो अनबैलेंस है, सब तो बैलेंस है उसमें। हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस, सब तो बैलेंस है। चलो ए यहाँ पर कर दो C6H5 तो ये हो जाएगा ल्यूमिनल। दिस इज ल्यूमिनल। और लास्ट और बनाना है सैकोनल का। बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं सब। नाम में से याद कर लो आप, स्ट्रक्चर से आपके लिए बनवा रहे हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फाइनली हो गया था ये वाला। तो फाइनली एक और देखो सैकोनल, लास्ट वन। देखो ऐसे करना है, 1 2 और 3 कार्बन लगाना है और यहाँ लगा देना है डबल बॉन्ड। बैलेंस कर लो जी। और ऊपर क्या करना है, 1 2 3 और 4 कार्बन लगाना है और पहले वाले से भी कार्बन। तो ये बन गया आपका सैकोनल। दिस इज सैकोनल।
ठीक है, बैलेंस करते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इसके आगे कल पढ़ेंगे। तो ये दोनों ड्रग्स और उनके मेडिसिन याद करके आओ आप लोग, है ना। एग्जाम्पल मस्ट है यहाँ